हमारे आज के दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही दमदार और शायद थोड़ी चौंकाने वाली लाइन से होती है। लाइन है, ये विवाद आरक्षण का नहीं है, ये संविधान की प्रक्रिया का है। और मुझे लगता है यहीं पे ज्यादातर बातचीत पटरी से उतर जाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आरक्षण शब्द आता है, लोग अपनी अपनी टीम चुन लेते हैं, या तो पक्ष में या विपक्ष में। सही बात है, और आज हम यही करने से बचने वाले हैं। आज का हमारा इरादा आरक्षण पर बहस करना बिल्कुल नहीं है, नहीं, बल्कि हम उस सिस्टम को समझना चाहते हैं जिसके तहत ये नियम बनते हैं। हमारे पास यूजीसी नियम, आरक्षण और संवैधानिक सीमा रेखा, एक जीबीएस 4U दृष्टिकोण नाम का एक दस्तावेज है। और हम इसी की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी जैसी संस्थाएं जो नियम बनाती हैं, उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है, उनकी सीमा क्या है। हाँ, और जब ये संस्थाएं अपनी रेखा को लांघती हैं तो उसका असर असल में होता क्या है। ये एक तरह से मतलब पूरे मुद्दे को एक अलग चश्मे से देखना है, भावनाओं से हटकर सिर्फ प्रक्रिया और संविधान के नजरिए से। तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। इस दस्तावेज का जो सबसे पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि आरक्षण का असली मकसद क्या है। क्या यह बस किसी को कॉलेज में एक सीट दिलवाना है, या इसके पीछे कोई और कोई गहरा विचार है। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत की नींव है। दस्तावेज साफ कहता है कि आरक्षण का मकसद है अवसर देना। अवसर? हाँ, परिणाम की गारंटी देना नहीं। अच्छा। यानी उन समुदायों के लिए दरवाजे खोलना जिनके लिए ये दरवाजे ऐतिहासिक रूप से बंद रहे हैं। उन्हें बस उस शुरुआती लाइन तक लाना है जहां से दौड़ सबके लिए बराबर हो। मतलब रेस में हिस्सा लेने का मौका देना। पर रेस तो हर धावक को खुद ही दौड़नी होगी। बिल्कुल सही। एक बार जब कोई छात्र, मान लीजिए, आरक्षित सीट से कॉलेज के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद उसकी पहचान सिर्फ एक छात्र की होती है। उसे उन्हीं अकादमिक चुनौतियों और मानकों का सामना करना चाहिए जो बाकी सब कर रहे हैं। ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अवसर की समानता से हटकर मतलब परिणाम की समानता की तरफ चले जाते हैं, जो संविधान का उद्देश्य कभी नहीं था। इसी से जुड़ी एक लाइन इस दस्तावेज में है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, हालांकि थोड़ी सख्त भी है। कौन सी? लिखा है, कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं, डिग्री बांटने के लिए नहीं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें वंचित समुदायों के प्रति सहानुभूति की कमी है। स्रोत इसे कैसे सही ठहराता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और पहली नजर में ये लाइन कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं, तो ये शिक्षा के सम्मान की बात करती है। अच्छा? इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष करके आए छात्रों की मदद न की जाए, बिल्कुल की जानी चाहिए। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूटरिंग, मेंटरशिप, हर तरह का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन का पैमाना यानी पास होने का जो मयार है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि सपोर्ट सिस्टम मजबूत करो, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत करो। ठीक यही। आप खुद सोचिए, अगर अलग अलग समूहों के लिए डिग्री हासिल करने के पैमाने अलग अलग हो जाएंगे तो उस डिग्री की साख का क्या होगा? ये भी सही है। यह तो उस छात्र के साथ भी अन्याय है जिसे कमतर पैमाने पर पास किया गया, क्योंकि बाजार में उसकी डिग्री को हमेशा शक की नजर से देखा जाएगा। तो यह सख्ती नहीं है, बल्कि छात्र के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने की एक स्पष्टता है। ठीक है, तो अवसर और परिणाम का ये फर्क तो साफ है, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक बड़ा सवाल घूम रहा है। पूछिए। जब ये सिद्धांत इतना साफ है, तो फिर ये पहचान आधारित नियम बना कौन रहा है? मतलब यूजीसी जैसी संस्थाएं ये सब कर कैसे लेती हैं? क्या उनके पास संसद जितनी शक्ति है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर इस दस्तावेज का दूसरा अहम हिस्सा आता है, जो कानून यानी लॉ और नियम यानी रूल्स के फर्क को समझाता है। ओके। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर है बहुत आसान। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि भारत में एक नया हाईवे बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये हुआ कानून बनाना। ठीक है। अब यूजीसी जैसी संस्थाओं का काम है उस हाईवे पर ट्रैफिक चलाना। वो ये नियम बना सकती हैं कि स्पीड लिमिट क्या होगी, कौन सी गाड़ी किस लेन में चलेगी, कहाँ ओवरटेक करना मना है। लेकिन वो खुद एक नया हाईवे नहीं बना सकती। एग्जैक्टली। या पुराने हाईवे का रास्ता भी नहीं बदल सकती। आपने पकड़ लिया। यूजीसी के नियम संसद के बनाए कानून को लागू करने के लिए होते हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। जब कोई संस्था ऐसे नियम बनाने लगती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं या कानून की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं,
तो वो अपनी संवैधानिक सीमा रेखा को लांघ रही होती है। वो ट्रैफिक पुलिस होकर हाईवे बनाने का काम कर रही है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर दस्तावेज जोर देता है कि कॉलेजों में जो अलग अलग समितियां बनती हैं वो अदालतें नहीं बन सकती। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मुझे ये बात थोड़ी और समझनी है। मान लीजिए किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो एक आंतरिक समिति बनाना तो एक तेज और आसान समाधान लगता है, बजाय सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के। इसमें हर्ज क्या है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। और वो क्या है? शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, ये भारी शब्द है। मैं इसे क्रिकेट के उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, बताइए। मैदान पर नियम लागू करने का काम अंपायर का है। ठीक। नियम बनाने का काम क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी का है। और अगर नियम की परिभाषा पर ही कोई बड़ा विवाद हो जाए तो मामला शायद एक बड़ी जूरी के पास जाएगा। अब सोचिए, अगर अंपायर खुद ही कहने लगे कि मुझे ये नियम पसंद नहीं, मैं आज से एक नया नियम बना रहा हूं, तो क्या होगा? पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। अराजकता फैल जाएगी। बस यही होता है जब कॉलेज की समितियां खुद जज बनकर ये फैसले करने लगती हैं कि किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं। ये तय करना सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का काम है। अच्छा। समिति का काम ये देखना है कि कॉलेज के नियम कायदे माने गए या नहीं। वो अंपायर है, जज नहीं। जब वो जज बनने की कोशिश करती हैं तो वो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ती हैं। ये तेजी का नहीं बल्कि अधिकार क्षेत्र का सवाल है। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो जब ये संस्थाएं, ये अंपायर खुद ही नियम बनाने लगते हैं और जज बनने लगते हैं, तो इसका मैदान पर यानी कॉलेज कैंपस में असल असर क्या होता है? छात्रों और प्रोफेसरों को क्या महसूस होता है? इसका असर बहुत जहरीला होता है।